हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एनसीईआरटी का अध्याय 5। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये 9th क्लास का एनसीईआरटी का है और हम लोग 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, संस्थाओं का कामकाज। आइए जानते हैं कि संस्थाओं का कामकाज कैसे होता है और ये सभी एग्जामों जैसे क्लास 9th, बिहार बोर्ड हो या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो भी एनसीईआरटी पर अध्ययन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 आने वाला है, फिर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जेआईसी के लिए या यूपीएससी के लिए जो लोग भी एनसीईआरटी का अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और हम लोग 5वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और संस्थाओं का कामकाज। तो देर न करते हुए हम लोग परिचय जानते हैं कि संस्थाओं के कामकाज का क्या है। तो लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है, उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की ही कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। हम यहाँ उनके संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह के काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे जुड़ी है, इसके काम को क्या चीज कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। कई बार हम इनकी तुलना दूसरे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इस तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज से उदाहरण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार, भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरण पर नजर रख सकते हैं। ये था आपका परिचय कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। खासकर इसमें 3 चीजों को जानना है हमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनके इर्द गिर्द ही सारी संस्थाएं जो भी हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उस संख्या से जाना जाता है, OM नंबर 360/12/31/90। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। एक छोटा सा आदेश, मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इन्हें देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस जैसा नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। यानी कि एक नोटिस बोर्ड की तरह एक ज्ञापन था। सरकार हर रोज विभिन्न मामलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार
कि सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होगी। अब इन जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है उन्हें क्या एक और नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज, मोटा मोटी EBC और OBC। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति यानी कि SC और जनजातियों यानी कि ST को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। निर्णय करने वाले, इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश लागू करने वाला अधिकारी था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के प्रमुख सरकार अधिकारी शामिल रहे होंगे। अपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नजर डालते हैं। यानी इतना बड़ा अगर फैसला है तो जो अधिकारी उस पर सिग्नेचर कर भेजा है उसका अकेले का तो फैसला हो नहीं सकता है। वो तो अपने जो जिस मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं उससे तो पूछा ही होगा। और फिर जो मंत्री जिस सरकार में काम करता है वो मंत्री अकेले फैसला नहीं कर सकता है। वो अपनी सरकार यानी कि ऊपर से नीचे प्रधानमंत्री से लगाई पूरी जो व्यवस्था थी सरकार की सबका उसमें सहमति था, इसलिए ही उतना बड़ा निर्णय लिया जा पाया। आगे है कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक है, और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। आगे देखिए, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। यानी कि जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं प्रधानमंत्री जब सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। इनसे बनने वाली मंत्रिमंडल को की बैठकों में ही कामकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। जो मंत्रिमंडल होता है उसमें ही सारे निर्णय ऐसे लिए जाते हैं। देखिए, संसद में राष्ट्रपति 2 सदन होते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, यानी कि संसद 3 लोगों से मिलकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर इसका निर्माण होता है संसद का निर्माण। संसद का निर्माण किससे? राष्ट्रपति से। और 2 सदन और कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए, जरूरी है। नहीं, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जो लोकसभा में सदस्यों का बहुमत हासिल करेगा। यानी कि 500 जो 43 सीटें हैं उनमें से 272 सीटें उसके पक्ष में होने चाहिए। कितना? 272। चलिए, तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। आइए देखते हैं। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरी पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिश पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का
लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल को ही सरकार बनी और जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई। नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी इस मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। कितने को? 6 अगस्त 1990 को। अगले दिन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। ठीक है। कैबिनेट के फैसलों को क्रमिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से ले ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36012/31/90 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह आदेश सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार है, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अवसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे। अधिकतर योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता का असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ यह समझाने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरुद्ध कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर किए। उन्होंने अदालतों से इस आदेश को अवैध घोषित करके लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह फैसला अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। उसी के मुताबिक 8 दिसंबर 1993 को क्रमिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया और तभी से इस नीति का अमल किया जा रहा है। तो जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो पहले निर्णय कौन लेता है किसी भी चीज के लिए? प्रधानमंत्री लेते हैं, क्योंकि उनको ही लागू करना होता है। उस चीज को कैबिनेट मंत्रालय या मंत्रिमंडल में लेकर जाके बात करते हैं सारे मंत्रियों से, फिर वहां से पारित करते हैं और फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास भेजने के बाद उसको राज्यसभा या लोकसभा से पारित करा दिया जाता है अगर कानून बनाना है तो संविधान में, और फिर उसको लागू किया जाता है। जब उस पर कोई विवाद उठता है तो उस चीज को हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ले जाकर उसको सुनवाई किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उस चीज की सुनवाई की जाती है। आगे देखते हैं कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता।
यानी कि राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती हैं, टैक्स, इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसले करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छे से करती है। देखिए, कोई भी व्यवस्था तभी ठीक से चलेगी जब जो संस्थाएं बनाई गई हैं और बेहतर स्तर से काम करें। जिनका जो काम दिया गया है उसको करेंगी, तभी कोई भी संस्थाएं अच्छे से, या लोकतंत्र या कोई भी व्यवस्था हो, वो अच्छे से संचालित होगी। जब संस्थाएं अच्छे से काम नहीं करेंगी तो फिर कोई भी संस्था कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो अच्छे से काम कर नहीं सकती। तो ये मेन है कि जो संस्थाएं जिसकी जो काम उसको दिया गया है वो सही से करे। आगे देखते हैं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा है। देखिए आगे है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाही जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकारों के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में ही सारे जो मुकदमे होते हैं, राज्य और राज्य के बीच में हो, केंद्र और राज्य के बीच में हो, या कोई ऐसा कानून आ रहा हो जो नागरिकों के अधिकारों से वंचित कर रहा हो, जितने भी होते हैं, जो सबसे बड़े बड़े विवादों को सुलझाने का काम कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, देखिए, और जो मंत्री फैसले करते हैं उसको जमीनी धरातल स्थल पर लागू करने का काम नौकरशाह, जो अधिकारी होते हैं, वही उस चीज को लागू करते हैं जमीनी स्तर पर। आइए आगे देखते हैं। क्या आप इस उदाहरण में दूसरे संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं, उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बंध सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होता है। कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती हैं। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा भी हो सकता है, जब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक कोई फाइल जाती है तो उसमें काफी टाइम लगता है। तो इसमें ये सोचा जाता है कि क्यों ना एक ही आदमी बैठ के कोई फैसला ले। तो प्रथम दृष्टिया तो ये ठीक लगता है, एक ही आदमी कोई निर्णय ले। तो आगे देखते हैं क्या करता है। पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावना के अनुकूल नहीं है कि एक ही आदमी फैसला ले। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है, वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी से ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है। इसमें क्या है कि कोई फैसला लेना है, वो अच्छा है बुरा है, हो सकता है कि अच्छा है उसमें भी लेट लगता है, कोई फैसला ऐसा हो कि बुरा हो उसमें भी लेट लगता है, संस्थाएं देर करती हैं।
तो वो अच्छा है कि बुरा है, इस पे चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिससे कि वो उसके अच्छा होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक सरकारें जो होती हैं वो संस्थाओं पे ज़्यादा जोर देती है। देखिए, दूसरा है संसद। आइए हम लोग संसद के बारे में जानें। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन कुछ घटनाओं को नजर डालकर देखते हैं कि क्या उनमें संसद का कोई भी जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइए, मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। कहाँ? तो संसद में। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियों और कुछ रूटीन काम होता है। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रपति इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने डैट ये है, यहाँ पे एक बनाया गया है संसद भवन, और उनको उंगलियों पर जनता ने उठाया हुआ है। आगे देखते हैं। यह फैसला सीधे संसद में नहीं हुआ किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट और संसद में चर्चा सरकार की राय प्रभावित हुई थी। इसका वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होता है तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी न दी होती तो क्या होता। अगर संसद इसकी मंजूरी नहीं देता है तो यानी कि जनता का मत नहीं है, यानी जनता का मत नहीं है तो फिर ये सरकारें फैसला नहीं करेंगी, और अगर जनता का मत है तो सरकारें फैसला ये करेंगी, उसके लिए बाध्य है। ठीक है, देखिए, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। इसका उत्तर है कि हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर क्या कहते हैं? इसको विधानसभा कहते हैं, और राष्ट्र स्तर पर संसद कहते हैं। अलग अलग देशों में इनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती हैं। पहला क्या है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास होता है? तो संसद को होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने का, विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। जो कानून निर्माण करते हैं उनको ही क्या कहते हैं? हम विधायिका कहते हैं। कानून बनाने या विधि निर्माण, उसको क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती हैं, यानी कि वो नए कानून बना सकती हैं, जो कानून है मौजूदा कानून में क्या कर सकती हैं? संशोधन कर सकती हैं। आगे देखिए, मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती हैं। मौजूदा कानून को क्या कर सकती हैं? मौजूदा कानून को खत्म उसकी जगह नए कानून भी बना सकती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है इसमें, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देशों में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल होता है।
संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जो संसद होती है वो सरकार चलाने वाले लोगों को नियंत्रित करती है। जो लोग सरकार चलाते हैं उसको क्या करती है? नियंत्रित करती है। कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है जो उसके पास होता है। और भारत जैसे कोई तमाम देश हैं उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है संसद का उस पे। और संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसला कर सकते हैं। जिसको संसद में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, वही सरकार चला सकता है, बाकी कोई सरकार नहीं चला सकता है। तीसरा है कि सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार के हर फैसले पर फैसले नहीं, माफी चाहेंगे, सरकार के हर पैसे पर जो धन होता है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जाता है। पर भारत में भी है कि हर पैसे पर संसद का नियंत्रण है। सार्वजनिक मसलों और किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है किसी से भी, और वही सर्वोच्च है देश में। ऐसे तो संविधान है, लेकिन संस्थाओं में काम करने के मामले में संसद ही सर्वोच्च है। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें चेंबर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर से सीधे जनता से चुने जाते हैं और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। और दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन को सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करना होता है। हमारे देश में संसद के दो सदन हैं। दोनों सदनों में एक को राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरे को लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो संसद के दो सदन होते हैं। एक जो सीधा जनता से चुनकर उसमें आते हैं, और दूसरा जो राज्य होती है उनसे, जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनसे चुनकर लोग आते हैं। तो जिसमें जनता से चुनकर आती है, भारत जैसे देशों में जो जनता जहाँ सीधे चुनती है वो लोकसभा में जाते हैं। जहाँ राज्यों से चुनकर जाते हैं बुद्धिजीवी लोग होते हैं उसको राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, वहीं लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से भी जाना जाता है। और कोई भी फैसला तभी लागू होता है जब राष्ट्रपति का मंजूरी हो, क्योंकि राष्ट्रपति आपके राष्ट्राध्यक्ष हैं और राष्ट्रपति न लोकसभा के सदस्य होते हैं न राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और उनके योग्यता में ये है कि वो लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता उनके पास जरूर हो, नहीं कि जो योग्यता उनके पास हो। देखिए आगे जाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा है। अध्याय 4 में से आपको पता चल गया है कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुछ सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों का कौन चुनता है? उनका कार्यकाल कितना होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह अस्थायी है? लोकसभा बनाम राज्यसभा देखते हैं कि क्या है। इसमें है कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये किया जाता है तय। तो और ये हमने 4 में पढ़ा है कि कुल सदस्यों की संख्या जो होगी वो लोकसभा में 543 होगी। हम चौथे में पढ़े हैं। जो लोग नहीं चौथा अध्याय पढ़े वो जाके पढ़ें, और 2 वीडियो है उसका, दोनों देखें, आपको काफी फायदा मिलेगा।
सदस्यों को कौन चुनता है ये भी आपको बताया गया है। राज्यसभा में कितना है 245। उनका कार्यकाल कितना होगा तो लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 6। क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या अस्थायी रहेंगे तो हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है लोकसभा को, लेकिन हमेशा अस्थायी रहेगा राज्यसभा, इसको भंग नहीं किया जाता है। तो अगर जो लोग भी अगर ये जानना चाहते हैं विस्तार से तो चौथा वाला लेसन जरूर जाकर देखें और चौथा वाला देखने के बाद आए और ये 5वां चैप्टर पढ़ें। आइए आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा बनाम राज्यसभा कि इसमें क्या है। दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है। राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। किसको अपर हाउस कहते हैं तो राज्यसभा को कहते हैं, और लोअर हाउस किसको कहते हैं तो लोकसभा को कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। आइए देखें कैसे। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो लोकसभा ही ज्यादा मजबूत है राज्यसभा के अपेक्षा। ये क्या है कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। कोई भी कानून अगर बनाना है दोनों सदन से पारित होगा तभी वो कानून बनेगा। लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो, दोनों में पास नहीं हो पा रहा है, किसी मतभेद हो गया, एक पास कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है, तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। यानी कि यहाँ देखिए यहीं पे आंकड़ा बदल जाता है कि अगर किसी भी कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों को जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों में के बीच मतभेद हो तो क्या होगा, अंतिम फैसला कैसे होगा, संयुक्त अधिवेशन में। संयुक्त अधिवेशन में कैसे होता है तो 543 लोकसभा के 543 और 245 किसके राज्यसभा के, और ये मिल के बन जाएंगे कितना 543 245 और ये हो जाएंगे कितना 8 और 7 इतने हो जाएंगे। अब देखिए जिसका इसमें बहुमत होगा यानी कि इसमें संख्या उसकी अधिक है और इसमें अगर उसकी कम भी है तब भी वो क्या करेगा, यहाँ पे जीत जाएगा। तो इस प्रकार जो लोकसभा में बड़ी पार्टी होती है या जिसकी सरकार होती है वो संयुक्त अधिवेशन में हमेशा जीत जाती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पे अधिक संख्या रहती है। और ज्यादातर विवाद आपके क्या होता है, यहाँ पे होता है राज्यसभा में, और यहाँ संख्या 245 है। तो जैसे ही दोनों मर्ज होते हैं और टोटल इसका दोनों का 2 होता है तो आप देखेंगे कि ,394 सीट पे ही ये फैसला हो जाता है 395, और जो भी लोकसभा में सबसे अधिक सीट रहता है वो उसकी बातों को पास हो जाता है, उसके फैसले कानून बन जाते हैं। इसमें दोनों सदस्यों के एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठकों में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है, यानी कि जो धन विधेयक होते हैं उसके मामले में लोकसभा अधिक फैसला करता है, उसके अधिकार अधिक होते हैं। और पैसे कहाँ खर्च होंगे, क्योंकि जनता से चुनी गई प्रतिनिधि लोकसभा में होते हैं तो वो अधिक फैसले करते हैं। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है।
अगर कोई धन विधेयक पारित कर दिया जाए तो उसको राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है, देर कर सकती है, उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है। उस सुझाव लोकसभा माने या न माने उसके लिए बाध्य नहीं है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या न माने कर सकता है। तीसरा है, सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। जितने मंत्री परिषद, ज्यादातर मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर सीधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहीं राज्यसभा के भी सदस्य हों, वो कहीं के लोकसभा के हों, कहीं के भी हों, लेकिन जब तक लोकसभा में उनको बहुमत नहीं रहेगा, लोकसभा के सदस्यों को उनके मंत्री परिषद पर विश्वास नहीं रहेगा, तब तक वो सरकार नहीं चला सकते। जिस दिन वो कह देंगे उस दिन छोड़ना पड़ेगा और राज्यसभा को ऐसा अधिकार हासिल नहीं है। ठीक है, ये लोकसभा में यहाँ पे कुछ है कि संसद सत्र के दौरान दूरदर्शन पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों पर जो रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है, कार्रवाई देखकर अखबारों में उसके बारे में पढ़कर उनकी चीजों को सूचना बनाए। अधिकार क्या है, संसद के दोनों सदनों को अधिकार क्या है, अध्यक्ष की भूमिका क्या है, विपक्ष की भूमिका क्या है, ये आप लिख सकते हैं। देखिए लोकसभा में एक दिन जो एक काम होता है उसमें क्या क्या है। 14वीं लोकसभा के कार्यकाल में 7 दिसंबर 2004 को एक सामान्य दिन था। आइए इस पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ। इस दिन के कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन की कार्रवाई का अभिनय कर सकते हैं। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्नों के लिखित जवाब दिए। इन प्रश्नों को शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी समूहों के बातचीत के बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों का आंकड़ा बताएं, बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेजों में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में नियुक्त के नियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट और लेखा जोखा। 12:02 पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ने पूर्वोत्तर परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृत किए रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। अगला है कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकार को आदेश क्यों लाना पड़ा। 12:04 पर कुछ सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया जिनमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया, संविधान में एक अधिकारी भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत है, आंध्र प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों की नवीनीकरण की आवश्यकता। 2:26 पर सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयकों पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यावर्तन शोधन विधेयक। 4 बजे आखिरी में सरकार की विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई। 7:17 पर चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हो गया। तो ऐसे होता है लोकसभा का चुनाव, कार्रवाइयाँ चलती हैं कि समय समय पर उनमें कार्रवाइयाँ रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग राजनीतिक कार्यपालिका जानेंगे और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा जिससे कि व्यू बढ़े और सब्सक्राइबर बढ़ सके। चलिए धन्यवाद।